गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। कल वीडियो तो मैंने पूरा बनाया था, परंतु फ़ोन की जो मेमोरी है वो फुल होने के कारण वो पूरा रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम आगे पढ़ते हैं। सो डियर स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट पॉइंट वाज इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर इंटरेक्शन। इट मीन्स according to proton electron hypothesis, in an atom some of the electrons are residing into the nucleus and the rest of the electron are orbiting around the nucleus. परंतु प्यारे बच्चों, इसमें यहाँ पे ये जस्टिफाई करना कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं और कुछ बाहर रहते हैं, ये बिल्कुल भी एक जस्टिफाइड पॉइंट नहीं था। उसका कारण क्या था प्यारे बच्चों, कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर रहता है, जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन जिसको हम कहते हैं, अब उसको अगर आपने तोड़ना है एटम में, यानी यू हैव टू आयनाइज द एटम, देन यू हैव टू सप्लाई एनर्जी ऑफ वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एनी एटम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन अगर आप न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी की बात करें, यानी अगर आपने किसी पार्टिकल को न्यूक्लियस से बाहर निकालना है, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस जो थी वो 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की थी। यानी अगर आप न्यूक्लियस के अंदर की बात करें तो वहां जो इंटरेक्शन है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपको यू नीड ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू इजेक्ट एनी पार्टिकल आउट ऑफ द न्यूक्लियस। एंड फॉर द इलेक्ट्रॉन विच इज आउट ऑफ द न्यूक्लियस, विच इज इंटरेक्टिंग इलेक्ट्रिकली, इट इज इजी टू pull off any electron from outer part of the atom. So ये जस्टिफाई करना पॉसिबल नहीं था कि मान लीजिए एक न्यूक्लियस है, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स है, 5 अंदर रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर, 5 बाहर घूम रहे हैं। सो इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है, अब कुछ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकली इंटरेक्ट कर रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये एक जस्टिफाइड पॉइंट नहीं था। और प्यारे बच्चों, जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन का कोलिजन किया गया किसी न्यूक्लियस के साथ, तो वहां पर जो उसका डिपार्चर हुआ, वहां पर जो उसका हमारा ऑब्जर्वेशन हुआ, उस ऑब्जर्वेशन में डियर स्टूडेंट हमने ऑब्जर्व किया कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के साथ केवल और केवल इलेक्ट्रिकल फोर्स से ही इंटरेक्ट करता है। परंतु जब हमने प्रोटॉन को स्कैटरिंग किया न्यूक्लियस के साथ और ऑब्जर्व किया, तो ये पाया कि वो उनका जो ऑब्जर्वेशन था, हमारा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन था, दैट वाज नॉट इलेक्ट्रिकल, वो इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन से डिपार्ट था, अलग था। ठीक है। एंड डियर स्टूडेंट, दिस पॉइंट दैट इलेक्ट्रॉन्स आर इंटरेक्टिंग इलेक्ट्रिकली विद द न्यूक्लियस एंड सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर इंटरेक्टिंग स्ट्रांगली विद स्ट्रांग फोर्स इनसाइड द न्यूक्लियस, that was not you can say completely satisfactory argument. Next is dear student Compton wavelength. हमने क्वांटम मैकेनिक्स में कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ा है। तो उस कॉम्पटन इफेक्ट में प्यारे बच्चों एक कंसेप्ट आता है कॉम्पटन वेवलेंथ। एंड इन कॉम्पटन वेवलेंथ लैम्डा सी वाज h by mc. And dear student, many theoretical consideration supports a fact that any fundamental particle, if it has to confined or it has to bound in a certain region, then that region must be greater than its Compton wavelength. So for an electron, dear student, the Compton wavelength comes out to be nearly 250 times the nuclear size. Means अगर आपने इलेक्ट्रॉन को बाउंड करना है किसी रीजन में, तो वो रीजन कम से कम इतने साइज का होना चाहिए या इससे बड़ा होना चाहिए, उसी रीजन में वो बाउंड हो सकता है। आप इसको ये भी मान सकते हैं कि ये और जो हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, वो लगभग दोनों सेम बात कहते हैं। वो भी यही कहता है कि अगर भाई आपने इतनी छोटी सी जगह में इलेक्ट्रॉन को बांध के रखना है, तो भाई इतनी एनर्जी चाहिएगी। ठीक है, इतना एनर्जी उसके पास कम से कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए। ये भी यही कहता है कि अगर आपने इलेक्ट्रॉन को बांध के रखना है, तो कम से कम पॉसिबल तभी है जब इतनी जगह हो या इससे ज़्यादा बड़ी जगह हो, उसी में वो बंध के रह सकता है, अदरवाइज बंध के नहीं रहेगा। नेक्स्ट इज बीटा डीके। बच्चों, बीटा डीके ही एक ऐसा फिनोमिना था जिसके बाद इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हाइपोथेसिस आया था, क्योंकि न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन आ रहा है,
बीटा डीके की फॉर्म में, तो हम कह रहे थे कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है। लेकिन बीटा डीके एक्चुअल में 3 तरह का होता है। एक होता है बीटा नेगेटिव इमिशन, एक बीटा पॉजिटिव इमिशन, और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन कैप्चर। सो बीटा पॉजिटिव इमिशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की बजाय न्यूक्लियस से एक पॉजिट्रॉन बाहर आता है, पॉजिट्रॉन इमिट होता है। तो सीधी सी एक नेचुरल सी बात है कि अगर पॉजिट्रॉन न्यूक्लियस से आ रहा है तो इसमें वो भी न्यूक्लियस के अंदर है, इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस से बाहर आ रहा है तो वो भी न्यूक्लियस के अंदर है। सो हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि इतनी छोटी सी जगह में इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन साथ कैसे रह सकते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन है। और प्यारे बच्चों, जब कभी भी 2 एंटी पार्टिकल मिलते हैं तो दोनों आपस में मिलते ही विलुप्त हो जाते हैं, यानी एनिहिलेट हो जाते हैं, यानी मैटर एनाइलेशन विल टेक प्लेस। यू कैन सी कि जैसे आपने सुना ना मैटर और एंटी मैटर, तो इसी प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन को अगर आप मैटर कहते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन का एंटी मैटर है पॉजिट्रॉन। ठीक है। और डियर स्टूडेंट, कोई भी पार्टिकल जब अपने एंटी पार्टिकल के क्लोज विसिनिटी में आता है, देन द मैटर विल कंप्लीटली कन्वर्टेड into the form of energy, and this is known as matter annihilation. So dear student, if electron and positron are residing into the nucleus, then they naturally annihilate into energy. So it is not possible for both to exist in a very small region of space. And dear student, the last limitation is statistics. This is nothing but like न्यूक्लियर स्पिन। ये और ये लगभग सेम ही है। प्यारे बच्चों, स्टैटिस्टिक्स में क्या है कि इफ वी हैव सम असेंबली ऑफ फर्मी पार्टिकल्स, देन द फर्मी पार्टिकल्स इन असेंबली विल ओबे ए स्टैटिस्टिक्स, एंड विच स्टैटिस्टिक्स दे आर गोइंग टू ओबे, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल इन द असेंबली आर इवन और ओड। इफ दे आर इवन, then they are going to follow Bose-Einstein statistics, and if they are odd, they are going to follow Fermi-Dirac statistics. In case of nitrogen, the total proton and electron are 21 as per proton-electron hypothesis. So in this nucleus, n is odd, so it has to obey Fermi-Dirac statistics, but experiments suggest that it obey Bose-Einstein statistics, and this is also against the argument, because if this is odd, then dear student, the resulting spin will be half multiple of some spin, means it's not complete integer. And dear student, when it is even, then in that case it will obey Bose-Einstein statistics, but it is odd, so it has to obey Fermi-Dirac statistics. But experiment suggests that, or shows, experimental result shows that it is obeying Bose-Einstein statistics. This is the same case with deuteron. You can see in deuteron the number of particles were odd, so the spin must be either 3/2 or 1/2, but the experimental observation spin was 1. So the same argument can be applied to deuteron, as deuteron has odd number of particles, so it must obey Fermi-Dirac statistics, but what we have observed, it is obeying Bose-Einstein statistics. So this was also one of the flaw in proton electron hypothesis, and due to these serious blows to that hypothesis, there were many बहुत सारे प्रयास किए गए इन सबको एक्सप्लेन करने के लिए एंड टू एस्टेब्लिश प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस, बट डियर स्टूडेंट, दैट वाज नॉट completely established, and the whole puzzle was solved, or you can say the whole these issues were resolved by discovery after the discovery of neutron by Sir James Chadwick. So our next lecture will be the discovery of neutron. Thanks for watching the video, प्यारे बच्चों.